जय हिंद साथियों। आधुनिक इतिहास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जानेंगे अंग्रेजों की उन नीतियों को जिसमें अंग्रेजों ने भारत को किस तरह से गुलाम बनाया, साथ ही यहाँ से उन्होंने आर्थिक रूप से किस तरह से ठगा। यानी हम आज जो समझेंगे अंग्रेजों की टैक्स वसूलने की जो नीति जो थी इनकी भारत में, किस तरह से इन्होंने लागू की। अब आइए देखते हैं। आपको पता है प्लासी का युद्ध जब होता है 1757 में, इस युद्ध के बाद अंग्रेज पूर्णतः भारत पर कह सकते हैं कुछ राज्यों को छीन लेते हैं और उन राज्यों पर ये एक व्यवस्था लागू करते हैं जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, भू राजस्व व्यवस्था। तो आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई कैसी थी और इन व्यवस्थाओं को भारत में कैसे इम्प्लीमेंट किया गया और इन व्यवस्थाओं के द्वारा धन की उगाही उन्होंने किस तरह से की। तो आइए समझते हैं भू राजस्व व्यवस्था। देखो, भू राजस्व व्यवस्था की यदि बात करें तो अंग्रेज भारत में अब धीरे धीरे पैर इन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद जमा लिए थे और कुछ राज्यों को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। उन्हीं राज्यों पर टैक्स वसूलने की जो प्रक्रिया थी वो लागू हुई। उस प्रक्रिया, इनका उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य था अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना। ये अपना आप खजाना भरना चाहते थे। कह सकते हैं भारत में जो धन था, जिस रूप में भी धन था, उस धन को किस तरह से किसानों से या भारत के जो राजा थे या एक अमीर वर्ग था, उन सबसे धन को इन्होंने कैसे प्राप्ति की। तो अधिकतम भू राजस्व व्यवस्था प्राप्त करने की नीयत इनकी लागू हो गई थी और ये भू राजस्व व्यवस्था, ये क्या कहलाई? भू राजस्व व्यवस्था। तो देखिए, जो जमीन थी, देखो यहाँ पर दिया है 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूलना भारत में शुरू किया और इन्होंने एक शासन व्यवस्था लागू की। बंगाल में द्वैत शासन इन्होंने लागू किया। अब यहाँ पर प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है, बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे, रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव से सभी लोग परिचित होंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। देखिए, द्वैत शासन था क्या? इसमें जो नवाब लोग थे भारत में, वो कर वसूलते थे किसानों से, ठीक, और फिर ये जो पैसा होता था ये अंग्रेजों के पास जमा करते थे। तो द्वैत शासन में दो लोग इन्वॉल्व थे। एक तो भारत की जो मतलब इकाई प्रणाली थी, जो छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों में जो छोटे छोटे कह सकते हैं राजा या जो शासन संभाल रहे थे, उनके हाथ में बागडोर इन्होंने अंग्रेजों ने दे दी और कहा कि आप हमें कर दीजिए, जो आपकी ज़मीन है तो किसानों से वसूल करके कर दीजिए। तो इनको बीच में मीडिएटर का काम दे दिया, किसको? नवाबों को। तो नवाबों ने जो कर वसूला वो किसानों से, और बाद में पैसा कहाँ जमा किया? तो अंग्रेजों के पास जमा किया। तो भू राजस्व व्यवस्था में हम लोग आइए समझते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स, ये नाम बहुत प्रमुख है, आपसे पूछा जाता है द्वैत शासन को समाप्त करने वाला कौन था? तो लागू करने वाला तो आप जान के रॉबर्ट क्लाइव था, द्वैत शासन लाया था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ये शासन व्यवस्था खत्म कर दी। 1757 में आप जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया और पंचवर्षीय बंदोबस्त योजना लागू की। जो भी किसान लोग हैं वो अपनी खेती से टैक्स 5 वर्ष के अंदर देंगे, ये व्यवस्था लागू दी। तो पंचवर्षीय व्यवस्था इन्होंने लागू की वारेन हेस्टिंग्स ने और द्वैत शासन व्यवस्था को इन्होंने समाप्त किया। फिर कुछ 1777 तक ये व्यवस्था चली और 1777 में इसे फिर चेंज किया गया। अब 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया। अब टैक्स लेने की जो बारी थी, अभी हर साल किसानों को टैक्स देना पड़ रहा था। बात समझ रहे हो? रॉबर्ट क्लाइव लाया द्वैत शासन व्यवस्था, ठीक। इसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने उस व्यवस्था को खत्म किया। आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है द्वैत शासन को खत्म करने वाला कौन था? तो आपको याद रखना वारेन हेस्टिंग। और द्वैत शासन लाने वाला, उसका जनक किसे कहा गया? तो वो हमने समझा, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। और 1777 में क्या हुआ? इस योजना को इन्होंने 1 वर्षीय कर दिया। अब टैक्स 1 वर्ष में भरा जाएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। ये भी प्रश्न याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसने 10 वर्षीय व्यवस्था को लागू किया। कब? तो 1793 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था कौन लाया था? तो ये लाया था भाई मेरे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया था? तो 1793 में।
इसके बाद हम लोग जानते हैं अंग्रेजों का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था होता था, कहने का मतलब उससे अनुमति मिलने के पश्चात इसे स्थायी बंदोबस्त में कन्वर्ट किया गया। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसने इस व्यवस्था को मंजूरी ली, कहाँ से? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इसने मंजूरी ली। ठीक, इसके बाद इसने इसी व्यवस्था को किस में चेंज कर दिया? स्थायी बंदोबस्त। प्रश्न यहाँ से काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो स्थायी बंदोबस्त को ही हम क्या बोलते हैं? जमींदारी प्रथा। आप सभी लोग परिचित होंगे, कर्ण अर्जुन मूवी देखी होगी अगर आपने, मेरे कर्ण अर्जुन कब आएंगे। अब आपने ये डायलॉग तो बहुत सुना होगा। तो कर्ण अर्जुन वाली व्यवस्था जो थी, आपने कर्ण अर्जुन मूवी में जमींदारी प्रथा देखी थी। तो जमींदार क्या थे? कर वसूलते थे और वही कर अंग्रेजों के पास ले जाकर जमा करते थे। तो भारत में व्यवस्था काफ़ी समय तक रही। इस व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त। इसी का एक और नाम क्या है? स्थायी बंदोबस्त। ठीक, और ये लाया था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी को कहा जाता है जमींदारी प्रथा, इसी को कहा जाता है इस्तमारी प्रथा, इसी को कहा जाता है इरवासी प्रथा। कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं इरवासी प्रथा कब लागू हुई? तो याद रखिए 1793 में। कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा या इस्तमारी या इसी को इरवासी व्यवस्था भी कहते हैं। अंग्रेजों की ये व्यवस्था जो थी, ये काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी नियम कायदे थे। इस व्यवस्था में राजस्व लगान वसूला जाता था। जमींदार 10/11 भाग ब्रिटिश राजकोष में जमा करते थे। जो भी जमींदार लोग होते थे हमारे यहाँ, आप जानते हो पहले से प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादातर ठाकुर लोगों के हाथ में थी, कह सकते हैं ज़्यादातर जमींदार थे और बड़ी बड़ी उनकी ज़मीनें थीं जो किसान लोग किया करते थे। तो वो व्यवस्था सभी लोग परिचित हैं उस बात से। और 10/11 भाग पर क्या? 10/11 भाग पैसा जो होता था, 10/11 भाग, ठीक, ये जमा होता था कहाँ? ये अंग्रेज जमा करते थे और 1/11 भाग ये खुद रखते थे। जमींदार लोगों को सिर्फ 1/11 भाग जो धन होता था मिलता था, लेकिन 10/11 भाग ये पैसा जमा करना पड़ता था। किस सरकार में? तो आपको याद रखना है, ये जो उनकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके तहत अंग्रेजों के पास पैसा जमा करना पड़ता था। किसको? जमींदारों को। इसी प्रथा को इस्तमारी या इरवासी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, उत्तरी कर्नाटक में व्यवस्था लागू की गई। आप याद रखिए, इस व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त भारत के किन क्षेत्रों में लागू था? तो बंगाल, ये प्रदेश था आपका, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। तो याद रखना, स्थायी बंदोबस्त के तहत भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं? तो याद रखिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, याद रखना, बनारस, ये क्षेत्र आते हैं स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। भारतीय ब्रिटिश भूमि के कुल 19% भूभाग पर ये लागू थी। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा भारत के कितने भूभाग पर लागू थी, तो याद रखना 19% भूभाग पर, यह ब्रिटिश भूभाग पर लागू थी। इसमें एक कानून था, सूर्यास्त कानून। एक तय तारीख होती थी अंग्रेजों की कि इस तारीख तक हमें सारा, कह सकते हैं, हमें जो भी टैक्स हमारा है वो सारा पैसा हमें चाहिए लगान का। तो यहाँ पर लगान लेने की जो व्यवस्था थी वो स्थायी बंदोबस्त के तहत थी। आपको पता है लगान, इसमें लगान वसूला जाता था मोस्टली। तो सूर्यास्त कानून होता था कि 30 तारीख की लास्ट डेट तक शाम होने से पहले सारा पैसा अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के कोष में जमा हो जाना चाहिए। ठीक, ऐसा अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता था तो आप जानते हो कोई व्यक्ति, अब जमींदार लोग क्या करते थे, अब जैसे 30 तारीख थी जमा करने, तो वो 25 पहले रखते थे किसानों के लिए कि 25 तारीख तक लास्ट है। भाई वहाँ फिर अंग्रेज लोग उन्हें परेशान करते, तो जमींदार तो होशियार थे ही थे और अंग्रेज उनसे भी ज़्यादा होशियार थे। तो जो नहीं दे पाता था तय तारीख पर पैसा, किसान मजदूर, तो उन्हें बेचारों को फिर कोड़े वगैरह खाने पड़ते थे, मारते थे ये लोग। तो भारत में इस व्यवस्था के तहत जो जमींदार थे, तो हमारा किसान और मजदूर वर्ग था, बहुत ही त्रस्त और परेशान था। इस व्यवस्था के तहत बहुत ज़्यादा भारतीयों का शोषण किया गया। अब चाहे जमींदारों के द्वारा कहें या अंग्रेजों के द्वारा कहें, अब दोनों लोग इस व्यवस्था में चूंकि इन्वॉल्व थे, तो दोनों के द्वारा अब भारतीय लोगों का शोषण हो रहा था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी, ये हमें याद रखना, क्योंकि प्रश्न एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, बनारस, ये क्षेत्र थे स्थायी बंदोबस्त के तहत। और स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रथा, इस्तमारी
और इरवासी प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है। इसके जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं भूमि का स्वामित्व किसके पास था। तो यहाँ पर भूमि का स्वामित्व जो था जमींदार लोग थे। स्थायी बंदोबस्त में भूमि के कह सकते हैं किसके पास स्वामित्व किसके पास था, मालिक कौन था? भूमि का मालिक यहाँ पर जमींदार था। ठीक, ये व्यवस्था आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। तो यहाँ तक की बातें क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट व्यवस्था की ओर। रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत ही पॉपुलर व्यवस्था है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम पूछा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो देखो सीधी बात है, किसानों अंग्रेजों के द्वारा लगान का वसूलना मजदूर और किसान वर्ग से, ये व्यवस्थाएं हैं स्थायी बंदोबस्त के तहत। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत मीन्स क्या होता है? किसान। रैयत मीन्स किसान होता है। तो भूमि का मालिक यहाँ पर कौन था? किसान। भाई इस व्यवस्था में अगर बात करें किसमें, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, तो किसान यहाँ क्या था? भूमि का मालिक था। ठीक, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक, तो हमें याद रखना है कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, ये नाम याद रखना है। ये व्यवस्था कब लागू हुई भारत में? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1792 में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। उसी ने 10 वर्षीय व्यवस्था को कन्वर्ट किया था स्थायी बंदोबस्त में। और ठीक, ये इसकी शुरुआत देखो यहाँ पर डेमो कहाँ किया गया, कह सकते हैं शुरुआत मतलब डेमो। तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण भारत के 12 महल से। याद रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि भारत के दक्षिण भारत के 12 महल से व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। इसी व्यवस्था को 1820 में मद्रास में लागू किया गया, मद्रास प्रांत में। और 1825 में कहाँ लागू की गई? तो बंबई में। हमें याद रखना रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई 1793 में, लेकिन 1820 में मद्रास प्रांत में लागू हुई और 1825 में बंबई प्रांत में। जबकि इससे पहले ये लागू कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत के 12 महल से। हमें याद रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई हमारी दक्षिण भारत के 12 महल से। हमें बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। और फिर मद्रास, फिर इसके बाद बंबई। तो मद्रास में 1820 और बंबई में आते आते ये कब? तो 1825। ठीक, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? तो बोलिए क्लियर है? ठीक, और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ लागू हुई? पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, ये जगह और याद रखना, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग। ठीक, भारत के लगभग 51% भूभाग में ये व्यवस्था लागू की गई। और लगान यहाँ पर कितना वसूला गया भाई मेरे? 1/2 या 50%। जो किसान खेती बाड़ी, जैसे 2 कुंटल गेहूँ अगर उसने किया है तो 1 कुंटल गेहूँ कहाँ जमा करना पड़ेगा? सीधी बात जान लो, अंग्रेजों के पास जमा करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान कितना वसूला गया? अब सोचो, उस समय गेहूं होता नहीं था। अगर 10 बीघा जमीन है तो गेहूं मुश्किल से 2-3 कुंटल होता था, और उसमें से भी 50% जमा करना है कहाँ? अंग्रेजों के पास या जमींदारों के पास। अब बताओ, जो 1-1.5 कुंटल में आप खेती उनकी की, जमीन उनकी, उन्होंने की, पैदा किया तुमने अनाज, और सारा अनाज कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास। ठीक, अब बताओ तुम्हारे अगर 4 बच्चे हैं तो क्या आप सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे? तो सोचिए कितना शोषण रहा होगा उस समय जब अंग्रेज भारत में थे। तो अंग्रेजों ने भारतीयों का किस तरह से शोषण किया इन व्यवस्थाओं के तहत, इसी बात को हम लोग भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत समझेंगे। कंपनी का शासन जो भारत में हो रहा था वो किस तरह से शुरुआत थी और किस तरह से टैक्स और लगान वसूला गया भारतीयों से। बताइए, मार मार के इन्होंने, बहुत मार पीट कर मजदूरों से काम कराते थे, पैसा भी नहीं देते थे। और सोचिए, हम लोग करते ही रहते थे गुलामों की तरह काम, खाने के लिए भी नहीं देते थे। तो सोचिए उस समय भुखमरी भी बहुत थी भारत में। आज हम लोग बड़े आराम से रोटी खा लेते हैं। जरा सोचिए कि इस स्वतंत्र भारत में हम लोग कितने आराम से कुछ भी काम कर सकते हैं मनमाफिक। कहीं आराम से आप सो सकते हो, रह सकते हो, कोई तुम पर जबरदस्ती करवाने वाला काम नहीं है आज के टाइम। तो सोचिए उस समय ये व्यवस्था कितनी लोगों के घाव के रूप में जख्म दिए होंगे, कितना शोषण हुआ होगा, कितने लोगों को इसमें मरना पड़ा होगा। यानी कई सारे जब किसान काम नहीं करते थे समय पे या नुकसान होता था, तो सोचिए जमींदार लोग इन्हें कोड़ों से मारते थे, जान से भी मार देते थे। तो कितनी व्यवस्थाएं गंदी थी, इस बात को हम लोग अब समझ पा रहे हैं। सोचिए, ठीक इस व्यवस्था में महाजनी और साहूकारी व्यवस्था, ये तो तुमने कर्ण अर्जुन में देखा ही होगा कि साहूकार लोग अगर 10,000 लेते थे तो जीवन भर 10,000 रुपये आदमी वो दे नहीं पाता था। क्यों? उनका टैक्स ही इतना लगा, उस पर इतना वो क्या लेते थे, ब्याज लेते थे कि ब्याज काट के आप समझ सकते हो 10,000 अगर ले लिया तो जीवन भर की गुलामी तुम लो, समझ लो ली। साहूकारी या महाजनी व्यवस्था का उदय किस व्यवस्था के अंतर्गत हुआ?
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था याद रखना। महाजनी और साहूकारी व्यवस्था किस व्यवस्था के अंतर्गत है, तो आपको याद रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत है। तो अब इसमें अब देखो यहाँ पर जो बड़े रईस लोग वर थे वो महाजन और साहूकारी करते थे, रुपया देते थे ब्याज पर, लोग चुका नहीं पाते थे, जीवन भर उनकी गुलामी करते थे। तो कितना कष्ट रहा होगा उस समय विचारों का। भारत आज़ाद है, आज हम लोग खुशी फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने बच्चों को ये महसूस करा सकते हैं कि हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं। प्रत्येक किसान अपना राजस्व स्वयं देता था। भाई चूंकि यहाँ पर रैयत मीन्स था किसान, किसान स्वयं भूमि का मालिक था, तो अपना राजस्व भी कौन जमा करता था, तो यहाँ पर किसान जमा करता था। ठीक, यहाँ तक की बातें क्लियर है। 50% लगान हो गया, 51% भूभाग पर लागू थी। कहाँ कहाँ लागू थी आप समझ गए होंगे, ये सारी बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था जो भारत में लागू हुई, ये क्या थी। महाल मीन्स होता है क्षेत्र या जगह कह सकते हैं। तो ये इसका महल ग्राम पंचायत क्षेत्र, आप जानते होंगे भैया मेरे, गांव में एक मुखिया होता है जिसे हम लोग प्रधान बोलते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था कुछ इस तरह से थी कि एक गांव का मुखिया बना दिया जाता था और सारी बागडोर मुखिया को दे दीजिए, यानी भूमि का मालिक अब किसान ना होकर क्या होता था, गांव का मुखिया होता था, वही लिखा पढ़ी सारी सब कुछ रखता था। किसानों की जो जमीन थी, ये बात हम लोग समझेंगे। आइए जानते हैं इसका जनक किसे कहा जाता है, तो हाल्ट मैकेंजी को। किसको कहा जाता है, हाल्ट मैकेंजी को। याद रखना ये व्यवस्था 1822 में लागू हुई। ठीक, 1793, 1792 और 1822, ये यानी काफ़ी समय बाद अपग्रेड व्यवस्था की गई जिसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ये लाया कौन था, तो इसका जनक था हाल्ट मैकेंजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफर्म कर लीजिए, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन लेखपाल या अन्य परीक्षाओं में पूछा जाएगा, पुलिस या जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, यूपी लेवल की या पीसीएस तक जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न। ठीक, तो कतई आप मेरी क्लास को आप हल्के मन लेना, क्योंकि यहाँ से जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपके एग्जाम कोई भी आप दे के आइए, हमारे पढ़ाए हुए प्रश्न को आपको जरूर मिलेंगे। ठीक, इसमें देखते हैं हाल्ट मैकेंजी 1822, याद रखना महालवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। ठीक, और आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो लाया था। कब, तो वो आपका कितना लाया था, 1792 में। ठीक, जबकि ये व्यवस्था लागू कब हुई, तो ये 1822 में लागू हुई और इसे कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था। लाया कौन भाई मेरे, हाल्ट मैकेंजी लाया। ठीक, इस व्यवस्था पर लगान कितना लिया गया भैया मेरे, तो 50% लगान यहाँ भी दिया गया। कितना लगान, 50% लगान वसूलते थे जो लोग, कौन, गांव का मुखिया। ठीक, और साथ ही जिम्मेदारी पूरे गांव के मुखिया पर थी इस व्यवस्था की कि जो भी कर है, टैक्स है, आप लगान वसूलिए। और अंग्रेज मतलब जब सरकार ही थी अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों के पास जमा करना होता था। ये बात तो हम लोग समझ सकते हैं इस बात को। चलिए देखते हैं, भूमि का स्वामित्व गिरवी रखने का अधिकार किसानों के पास था और इस व्यवस्था के तहत मानचित्रों व रजिस्ट्रों का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना इस व्यवस्था में, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, गिरवी रखने का अधिकार, जो खेतीबाड़ी भूमि का स्वामित्व किसके पास था, तो इसका अधिकार किसानों के पास ही था। लेकिन सारी व्यवस्था देख कौन रहा था, गांव का मुखिया, जिसे हम प्रधान बोलते थे, ग्राम प्रधान। तो ये मानचित्र और रजिस्ट्रों का प्रयोग किस व्यवस्था के तहत किया गया, तो महालवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, मानचित्रों रजिस्ट्रों का प्रयोग किस व्यवस्था में किया गया, तो आपको याद रखना है महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसको रखा गया। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मुखिया गांव रजिस्टर मेंटेन करता था, ये बात हम जानते हैं। ये भारतीय भूखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी, तो 30% भूभाग पर। देखिए, पहली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर, ब्रिटिश भूभाग पर लागू थी। दूसरी वाली जो आपकी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर लागू थी। और भैया मेरे ये कब 30% भूभाग पर लागू थी, कौन सी, महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें कौन कौन क्षेत्र आते हैं, आपका यूपी आता है महालवाड़ी के अंतर्गत, पंजाब में व्यवस्था लागू थी और मध्य प्रदेश में लागू थी। कहाँ थी, एमपी में। तो यूपी, पंजाब, एमपी, ये 3 आपके प्रदेश थे जहां पर महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो बात आप समझ पाए, कितना लगान था यहाँ पे, 50% लगान था, 30% भूभाग पर लागू थी। मानचित्रों रजिस्ट्रों का प्रयोग होता था इस व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक, यहां से सबसे हम लोगों ने पॉइंट क्या जाना, हाल्ट मैकेंजी ने लागू किया। ग्राम पंचायत, महाल मीन्स होता है ग्राम पंचायत या क्षेत्र,
1822 में लागू हुई। 50% लगान वसूला गया। गांव का मुखिया इसमें होता था हेड, ठीक। मालवाड़ी व्यवस्था हो गई खत्म। हम लोगों ने इसमें क्या जाना था, इसमें देखो रैयतवाड़ी में जाना था। रैयत मीन्स होता है किसान। कर्नल रीड थॉमस मुनरो ने 1792 में लागू की। कहाँ सबसे पहले लागू? दक्षिण भारत के 12 मील पर इसका टेस्ट किया गया। 1822 में उठा के मद्रास में लागू किया गया। 1825 मुंबई लागू किया गया। आउट जान लें कुछ तक। पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में ये लागू थी कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था। 51% कुल भूभाग पर थी। 50% लगान था। इसमें महाजनी और साहूकारी व्यवस्था की शुरुआत हो गई भारत में। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की ये बात है। आइए देख लेते हैं। और हम लोगों ने ये समझा था, चलिए, भूराजस्व व्यवस्था, प्लासी के युद्ध के बाद ये सारी जो शासन भारत में आया, रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की, इसे जनक कहा गया। ठीक, ये बात तो हम लोगों ने जानी। आइए 1772 में इसी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को खत्म कर दिया। ये लाया क्या? पंचवर्षीय बंदोबस्त। ठीक, इससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। 1777 में इसे फिर समाप्त कर दिया गया। एक वर्षीय योजना लागू की गई। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी कौन लाया? 10 वर्षीय योजना लाया, बंदोबस्त लाया। इसी योजना को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो भैया मेरे इसने कन्वर्ट कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से इसने स्थायी बंदोबस्त बना दिया इसको। और इसी को कहा गया जमींदारी प्रथा या इस्तिमरारी प्रथा या रिवासी प्रथा। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। इस व्यवस्था में राजस्व वसूला जाता था। एक 10/11 भाग ब्रिटिश राजकोष में जमा होता था, 1/11 जमींदार लेता था भाई। ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। ठीक, कुल कितने क्षेत्रफल पर थी? तो 19% भूभाग पर। इसमें एक सूर्यास्त कानून किस व्यवस्था के अंतर्गत? तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत या जमींदारी प्रथा के अंतर्गत सूर्यास्त कानून था, जिसमें लगान शाम तक जमा करना होता था। इतनी सारी बातों को हम लोगों ने समझा। जय हिंद साथियों।